अशोक द्वारा राजगद्दी हथियाने से तिलमिलाया हुआ सुशीम तक्षशिला से पाटलिपुत्र रवाना हो चुका था। राधागुप्त सुशीम के पाटलिपुत्र की सीमा तक पहुंचने की खबर लेकर अशोक के पास पहुंचे। उनके साथ मगध के सेनापति और उपसेनापति भी थे। महाराज, सुशीम पाटलिपुत्र की घेराबंदी कर रहा है। खबर है कि वो कल ही पूरी शक्ति से पाटलिपुत्र में प्रवेश करने का प्रयत्न करेगा। यह सुनकर अशोक ने राधागुप्त से सवाल किया, तो अब हमारी रणनीति क्या है महामात्य? राधागुप्त इस सवाल के लिए शायद पहले से तैयार थे। वो तुरंत बोले, महाराज, पाटलिपुत्र के 4 प्रवेश द्वार हैं। आपकी अगर आज्ञा हो तो पश्चिमी द्वार पर सेना का नेतृत्व मैं करूं? अशोक ने सहमति जताते हुए कहा, मैं पूर्वी द्वार पर रहूंगा और आप दोनों सेनापति उत्तरी और दक्षिणी द्वार पर। लेकिन राधागुप्त की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। वह अशोक से बोले, महाराज, अगर युद्ध से पहले ही हम युद्ध के कारण का अंत कर दें तो? राधागुप्त की बात सुनकर प्रमुख सेनापति तपाक से बोले, महामात्य, क्या आप सुशीम की हत्या के संकेत दे रहे हैं? राधागुप्त ने कहा, जी सेनापति, हत्या तो होगी ही, लेकिन युद्ध नहीं होगा। सेनापति को बात समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने फिर पूछा, महामात्य, मैं समझा नहीं। आपकी बात का यही तो मतलब हुआ ना कि युद्ध के दौरान ही उसे मारा जाएगा? राधागुप्त ये सुनकर हल्के से मुस्कुराए और अशोक की ओर देखते हुए बोले, महाराज, पूर्वी द्वार पर आपसे आगे आपका पुतला होगा। अब हैरान होने की बारी अशोक की थी। उन्होंने पूछा, मेरा पुतला? मैं कुछ समझा नहीं महामात्य। राधागुप्त ने बताया, जी महाराज, आपसे आगे काठ के हाथी पर आपका पुतला रखा जाएगा। यह सुनकर वहां मौजूद उपसेनापति भी चुप नहीं रह सके और उनकी बात को काटते हुए बोले, लेकिन इससे क्या लाभ होगा महामात्य? राधागुप्त ने उनकी तरफ देखा और आगे बोले, उस काठ के हाथी के चारों ओर गहरा गड्ढा खोदा जाएगा और उस गड्ढे में हम जलता हुआ कोयला और लकड़ी डालकर ढक देंगे। अशोक काठ के पुतले की पूरी योजना समझ गए थे, लेकिन उनके दिमाग में अब भी एक सवाल बाकी था। उन्होंने राधागुप्त से कहा, यह तो ठीक है महामात्य, लेकिन सुशीम पूर्वी द्वार पर ही आक्रमण क्यों करेगा? वो पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी द्वार कहीं पर भी हमला कर सकता है। राधागुप्त का चेहरा बता रहा था कि वो अशोक के इस प्रश्न का जवाब भी साथ लेकर आए थे। अब उन्होंने कहा, आपने सही कहा महाराज, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, वो पूर्वी द्वार पर ही हमला करेगा, जहां काठ के हाथी पर काठ के महाराज बैठे होंगे, क्योंकि मैं उसे इसके लिए उकसाऊंगा। अब मुस्कुराने की बारी अशोक की थी। राधागुप्त और दोनों सेनापति उन्हें नमन करते हुए कक्ष से बाहर चले गए। अगली सुबह जब मगध के आसमान में सूरज चढ़ा तो राजकुमार सुशीम और सम्राट अशोक की सेनाएं आमने सामने थी। मगध के महामात्य राधागुप्त खुद घोड़े पर सवार होकर राजकुमार सुशीम को चुनौती देते हुए बोले, राजकुमार सुशीम, मेरा तुमसे विरोध नहीं है। मैं तो केवल मगध की राजगद्दी का सेवक हूं। इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि सेनानायक और महामात्य के वध से तुम्हें मगध साम्राज्य का सिंहासन नहीं मिलने वाला। अगर तुम में सामर्थ्य है तो पहले महाराज अशोक पर विजय पाओ। राधागुप्त की चुनौती को स्वीकार करके सुशीम ने अपना रुख पाटलिपुत्र नगर के पूर्वी दरवाजे की ओर कर लिया और इसके बाद ठीक वैसा ही हुआ जिसकी व्यूह रचना महामात्य राधागुप्त ने की थी। राजकुमार सुशीम ने काठ के हाथी पर बैठे महाराज अशोक के पुतले को असली समझा। वो गुस्से में उनकी ओर आक्रमण करने के लिए लपका और करीब आने पर उस गड्ढे में गिर गया जिसमें जलते कोयले बिछाए गए थे। इस तरह अशोक और उसके साथियों ने कोयले के अंगारों में सुशीम को गिराकर मार डाला। इतिहास बताता है कि 272 ईसा पूर्व में राजा बिंदुसार की मृत्यु हुई। उसके 4 साल बाद पाटलिपुत्र के सिंहासन पर अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। अब अशोक सिर्फ अशोक नहीं था, वो सम्राट देवनामपि पियदसी अशोक था। देवनामपि मतलब देवों के प्रिय और पियदसी मतलब देखने में सुंदर। लेकिन इसके बाद अशोक का जो रूप सामने आता है उसकी कल्पना भी आज मुश्किल है। अशोक के उस रूप को चंड अशोक कहते हैं, मतलब क्रूर, निर्दयी,
और किसी पर रहम न खाने वाला अशोक। कहा जाता है कि अशोक के हरम में सैकड़ों महिलाएं थीं। ये स्त्रियां अशोक की सेवा और आमोद प्रमोद में लिप्त तो रहती थीं, लेकिन उनमें से कई ऐसी थी जो उसे छूना तक पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी त्वचा बहुत रूखी थी। अशोक को इस बात का पता चल गया। एक रात जब अशोक अपने हरम की स्त्रियों के साथ मौज मस्ती में लिप्त था, तो एक स्त्री के ऐसे ही व्यवहार पर वो अचानक बेहद क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा, नगर नायक, नगर नायक, कहां हो? जल्दी हाजिर हो। अशोक का क्रोध देखकर सभी लड़कियां सहम गई, लेकिन अशोक ने जैसे फिर से रंग बदला और मुस्कुराने लगा। लड़कियों ने राहत की सांस ली। इस बीच नगर नायक भी अशोक के सामने आकर शीश झुकाए खड़ा हो गया। मुस्कुराता हुआ अशोक नगर नायक से बोला, नगर नायक, तुम्हें कुछ पता है इस महल में क्या हो रहा है? नगर नायक अशोक की भावना बूझ नहीं पाया। वो बोला, नहीं महाराज, मैं नहीं जानता। यह सुनकर अशोक तुरंत बोला, बड़े नादान हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि इस महल में मौजूद युवतियों और स्त्रियों को सम्राट देवनामपी पियदसी अशोक को छूने में घृणा होती है? बताओ, इस अपराध की क्या सजा हो सकती है? अशोक के इतना कहते ही सभी लड़कियों को जैसे फिर से सांप सूंघ गया। उनके चेहरे का रंग उतरते देख अशोक के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वो फिर नगर नायक से बोला, बोलते क्यों नहीं? बताओ, इन्हें क्या सजा दी जाए? सक पकाया हुआ नगर नायक बोला, महाराज, इन्हें कारावास में बंद करके भूखे रखा जाए। अशोक ये सुनकर हंसने लगा और हंसते हंसते एकदम रुक कर बोला, बस, नहीं नहीं, इतने बड़े अपराध की इतनी छोटी सजा। ऐसा करो, इन सभी को इनके कपड़ों से लपेटकर जला दो। नगर नायक सुनकर सन्न रह गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने सवाल किया, सभी को महाराज? अशोक ने जवाब में बस सिर हिलाया। अगले ही पल हरम में कोहराम मच गया। लड़कियों के बाल पकड़कर उन्हें घसीट कर ले जाया गया और अशोक की आज्ञा के अनुसार उन्हें जिंदा ही आग के हवाले कर दिया गया।